हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट 2023 की बेहतर तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2014 के प्राथमिक स्तर यानी पेपर 1 के पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आया हूँ, जो आपकी आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जाम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रख सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। वहीं थर्मामीटर से ताप मापा जाता है, सिस्मोग्राफ भूकंप तीव्रता से संबंधित है और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने से संबंधित यंत्र का नाम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीटी कपास है। ऑप्शन ए एक संकर पौधा, ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा और ऑप्शन सी एक प्राकृतिक पौधा और ऑप्शन डी एक औषधीय पौधा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी N2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। SO2 जो है वायुमंडलीय प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन सी सवाना और ऑप्शन डी मरुस्थल। तो मरुस्थल तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र हो ही नहीं सकते हैं और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड और ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी इनीमिया, ऑप्शन डी टिटनेस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड दूषित जल पीने से होने वाली एक बीमारी है और इससे मनुष्य का जो है आंत जो है वो प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इस पॉइंट को साथियों बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता है और हम उसे फोकस नहीं करते और आंसर गलत दे देते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी CO और ऑप्शन डी CH4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CO जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी सरसों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सरसों जो है वो द्विबीजपत्री पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी पैलिसेड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। वहीं भोजन का जो स्थानांतरण है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो जल के लिए जाइलम और फूड के लिए फ्लोएम, तो इसे ध्यान रखना है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन सी बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ये
प्रथम साहित्य स्रोत के रूप में भी माना जाता है। ऋग्वेद के बारे में आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा जो श्लोक है वो इंद्र देवता को समर्पित करते हुए लिखा गया है और ऋग्वेद में ही महत्वपूर्ण दशराग युद्ध के बारे में वर्णन है, गायत्री मंत्र का वर्णन इसी वेद में है और अन्य महत्वपूर्ण वैदिक आधार जो हैं इसी ग्रंथ पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन ए ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑप्शन डी आर्गन एवं ओजोन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 78% नाइट्रोजन होता है। वहीं आपको बता दें इसमें जो प्लस करेंगे 21% के समथिंग क्या होती है हमारी ऑक्सीजन होती है। तो कुल मिलाकर के 99% भाग पर इन्हीं दो गैसों का जो है विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? ऑप्शन ए बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी सामाजिकरण को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी टीम भावना बढ़ाना। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव को बढ़ाना। और बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य नहीं होता है। शैक्षणिक भ्रमण का मात्र एक उद्देश्य होता है और वो होता है, आप सभी को बता दें कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, ये जो है मेन रूप से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन ए इसमें अधिक जल होना, ऑप्शन बी पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, ऑप्शन सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी और ऑप्शन डी मिट्टी कठोर होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, मिट्टी कठोर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है। अगले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है और ऑप्शन डी है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु कोई बात ही नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अगला प्रश्न है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन ए बीज प्रकीर्णन द्वारा, ऑप्शन बी पर परागण द्वारा, ऑप्शन सी चुनकर चरना और ऑप्शन डी रोग फैला करके। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक होगा साथियों, बीज प्रकीर्णन के द्वारा चरने वाले पशु वनस्पति को फैलाते हैं और इससे उनमें बदलाव आता है और जिन स्थानों पर इनका उत्पत्ति नहीं होती वहां भी ये पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए पोटेशियम एवं विटामिन के, ऑप्शन बी कैल्शियम एवं विटामिन ई, ऑप्शन सी कैल्शियम एवं विटामिन सी और ऑप्शन डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? ऑप्शन ए माउंट केटू, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट कंचनजंगा और ऑप्शन डी माउंट धौलागिरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है और भारत में स्थित चोटी के बारे में पूछा गया है। तो भारत में केटू जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित है खेल विधि। और इससे आपको बता दें बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी वेरीबेरी, ऑप्शन सी रतौंधी और ऑप्शन डी थकान। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से होने वाली जो प्रमुख बीमारी है वो स्कर्वी है और ये दांतों से संबंधित है। और आप सभी लोग जानते हैं विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, इन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी हंसा मेहता। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग जानते हैं किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर हैं। अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी गिर जंगल, ऑप्शन डी कान्हा सिसली। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी स्लेट और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर, ऑप्शन डी आइनोस्फियर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, आइनोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी गुरु नानक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव जी जो है वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? ऑप्शन ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोग्राफ। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप तीव्रता नापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी का कोई सुझाव है तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर और ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के जो है लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी लोग जानते हैं सी हो जाएगा। बिहू असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं बात करते हैं आज के वीडियो की अंतिम क्वेश्चन की, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खाद्य चक्र, ऑप्शन बी श्रृंखला अपक्रिया, ऑप्शन सी खाद्य जाल, ऑप्शन डी बायोमास का पिरामिड। तो 150 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो साथियों, ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत यूपी टेट 2014 के लेवल 1 के पेपर से पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में शेयर की गई जानकारी अच्छी लगी है और आप आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें फ्री तैयारी के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।